Hello everyone. So in this video, we are going to learn the charging section of intrastate supplies and charging section of interstate supplies. अभी चार्जिंग सेक्शन क्या होता है पहले वो समझते हैं. हर टैक्स लॉ में टैक्स चार्ज करने का जो पावर है वो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड पर्सन को देती है. ओके, टैक्स चार्ज करने का पावर या तो फिर टैक्स पे करने का लायबिलिटी. ओके, गवर्नमेंट कास्ट्स दैट लायबिलिटी ऑन सर्टन पर्सन्स. तो जीएसटी में टैक्स पे करने का जो पावर है, ओके, टैक्स चार्ज करने का पावर, टैक्स पे करने का लायबिलिटी, इट इज जनरली अपॉन सप्लायर. मतलब अगर मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ या फिर गुड्स बेच रहा हूँ तो जीएसटी सप्लायर को पे करना है. अब मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि मैं अपने सेलिंग प्राइस के साथ साथ जीएसटी का कंपोनेंट ऐड करूंगा एंड टोटल वैल्यू आपसे लूंगा जिसमें से जीएसटी का अमाउंट मैं गवर्नमेंट को पे करूँ. ओके, ऑब्वियसली आफ्टर रिड्यूसिंग आईटीसी एंड ऑल दैट स्टफ, वो ठीक है, उसको साइड पे करते हैं. उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले. ओके, तो चार्जिंग सेक्शन क्या होता है कि चार्जिंग सेक्शन पावर देता है सप्लायर को टू कलेक्ट टैक्स. ओके, चार्जिंग सेक्शन पावर देता है गवर्नमेंट को टू चार्ज द टैक्स ऑन सर्टेन सप्लाईज. क्लियर है क्या? जो टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं उनके ऊपर ही जीएसटी लगने वाला है. ओके, पर वो किसने करनी चाहिए? टैक्सेबल पर्सन ने करनी चाहिए. ओके, दैट ऑल nitty gritty we are going to understand in this particular video. Okay, let us start with the charging section of CGST Act, that is section number 9. सबसे पहला सबसेक्शन, देर आर टोटल 5 सबसेक्शंस इन सेक्शन नंबर 9. हम लोग यहाँ पर एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे. 9(3) को हम लोग एक साथ बाद में देखेंगे क्योंकि वो सेक्शन में काफी सारी एंट्रीज है. ओके, जो आरसीएम से रिलेटेड. सेक्शन नंबर 9, सबसेक्शन 1. सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2), CGST shall be levied on all intra-state supplies. Okay. Subject to provisions of section 9(2), मतलब कि सेक्शन नंबर 9(2) में जो प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, ओके, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं आने वाला है. ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ. सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2) का मतलब हुआ कि 9(2) में जो प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा. उसको छोड़ के बाकी सारे जो प्रोडक्ट है, ओके, दैट इज सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज. ओके, यहाँ पर हम लोग सीजीएसटी एक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है सीजीएसटी शैल बी लेविड. अगर आप लोग एसजीएसटी एक्ट ओपन करोगे तो आप लोग को वहां पर दिखेगा एसजीएसटी शैल बी लेविड. ओके, मतलब सीजीएसटी एक्ट खुद का जो टैक्स है वो लगाने का बात कर रहा है एंड एसजीएसटी एक्ट खुद का टैक्स लगाने का बात कर रहा है. ओके, तो किसी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी भी लगेगा एंड एसजीएसटी भी लगेगा. CGST shall be levied on all intrastate supplies. ठीक है, ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज. ऑल मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट छोड़ करके. तो पहली बात तो यहाँ पर जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनको तो छोड़ना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट टू सेक्शन 9(2) लिखा है. और कौन से प्रोडक्ट को हम लोग छोड़ देंगे? यस, यू आर करेक्ट, दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अभी क्यों ऐसा? क्योंकि आर्टिकल नंबर 366(12)(a), जो कि जीएसटी का डेफिनेशन है, ठीक है, वो डेफिनेशन ने क्या बोला हुआ है? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मतलब कि जो चीज जीएसटी के डेफिनेशन से ही बाहर है उसके ऊपर तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए. ओके, एंड जो चीज जीएसटी के एम्बिट में है ही नहीं, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा. ओके, सो इन टोटालिटी देर आर 6 प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है. ओके, दैट इज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स: पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एचएसडी एंड मोटर स्पिरिट. क्लियर? ओके. CGST shall be levied on all intrastate supplies. Now let us understand what is the meaning of intrastate supplies. एक बार क्विकली रिकैप कर रहा हूँ. अगर आप गुड्स बेच रहे हो, मूवमेंट इंडिया में है, एलओएस पीओएस सेम स्टेट, इट इज कॉल्ड एज इंट्रास्टेट सप्लाई. अगर आप सर्विस दे रहे हो, सप्लायर रिसिपिएंट इंडिया में है, ओके, एलओएस पीओएस सेम स्टेट, इंट्रास्टेट सप्लाई. समझ में आया क्या? तो जो भी इंट्रास्टेट सप्लाईज है उनके ऊपर क्या लगेगा? उनके ऊपर लगेगा सीजीएसटी एज पर सीजीएसटी एक्ट
एंड SGST एज पर SGST एक्ट। लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी रही तो उस केस में CGST प्लस UTGST लगेगा। गेटिंग द पॉइंट? CGST प्लस UTGST लगेगा। ओके, अब इंडिया में कौन सी यूनियन टेरिटरीज है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एंड क्या सारी यूनियन टेरिटरीज में हम लोग अगर बेचेंगे सब में CGST UTGST है या फिर कुछ अलग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्कस करें। यूनियन टेरिटरीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव। ओके, तो इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज। अब अगर फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सप्लायर अगर अंडमान एंड निकोबार के रिसिपिएंट को बेच रहा है तो यहाँ पर उस सप्लायर ने CGST UTGST चार्ज करना है। एकदम सिंपल, क्लियर है। अगर लक्षद्वीप का कोई सप्लायर है, वो लक्षद्वीप के ही रिसिपिएंट को बेच रहा है तो यहाँ पर CGST UTGST अगेन। लेकिन तीन ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप लोग को CGST UTGST के बजाय CGST SGST पे करना पड़ेगा। क्यों ऐसा सर? क्योंकि ये तीन ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास खुद का सरकार है, दैट इज खुद का स्टेट असेंबली है, खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। ओके, दिल्ली, पौंडीचेरी, ओके, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। ओके, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ये तीन ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको CGST UTGST के बजाय CGST SGST पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर दिल्ली से पौंडीचेरी गया तो गुड्स दिल्ली से पौंडीचेरी गया, बोलो क्या टैक्स लगेगा? IGST, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाईज है। दिल्ली वाला पर्सन दिल्ली वाले को ही सेल कर रहा है, देन इट इज नॉट CGST UTGST बट इट इज CGST SGST। आया है समझ में? चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई महाराष्ट्र का सप्लायर है, कोई महाराष्ट्र का सप्लायर है, महाराष्ट्र का रिसिपिएंट को सेल कर रहा है लेकिन रिसिपिएंट SEZ में लोकेटेड, बोलो क्या लगेगा? CGST SGST या फिर IGST? आंसर इज वैसे तो ये जीरो रेटेड सप्लाई है लेकिन दिस ट्रांजैक्शन इज अ इंटर स्टेट सप्लाई एंड नॉट इंट्रा स्टेट। ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो CGST SGST लगने वाला है, ओके, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। CGST SGST लगने वाला है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। ओके, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अभी जो GST लगने वाला है परसेंटेज, वो परसेंटेज कौन से वैल्यू पर लगेगा? जो वैल्यू सेक्शन नंबर 15 से डिराइव होगी। ओके, फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 1 लाख रुपीज एंड GST का रेट इज 18%। तो हमको जो 18% है वो कौन से वैल्यू पर कैलकुलेट करना है? देन इट इज 1 लाख रुपीज। ओके, मतलब कि 1 लाख इंटू 18%। समझ में आया? अब जो रेट्स है वो स्पेसिफाई किए जाएंगे बाय गवर्नमेंट, बट दैट रेट कैन नॉट एक्सीड 20%। अब दैट रेट का मतलब है कि CGST का रेट कैन नॉट एक्सीड 20%। ओके, सो CGST का रेट कैन नॉट एक्सीड 20%, सो SGST का रेट भी बाय डिफॉल्ट कैन नॉट एक्सीड 20%। सो टोटल GST ऑन एनी प्रोडक्ट कैन नॉट एक्सीड 40%। ओके, एंड IGST इज द सम टोटल ऑफ CGST SGST का रेट। तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट पर अगर IGST लग रहा है ऑन एन इंटर स्टेट सप्लाईज, तो IGST का जो रेट ऑफ GST रहेगा, इट कैनॉट एक्सीड 40%। समझ में आया क्या? IGST का रेट कैनॉट एक्सीड 40% एंड शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन। ओके, जो GST रहता है वो किसको पे करना है? इट शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन। इट शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन।
Now let us understand on whiteboard that what is the meaning of taxable person. Sorry. फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल से मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया. ओके. बाय 30th September माई टर्नओवर एक्सीडेड ₹20 lakhs. माई टर्नओवर एक्सीडेड ₹20 lakhs, मतलब कि 30 सितंबर को एग्जैक्ट 20 लाख हुआ. अगले दिन से वो कितना होने वाला है? 20 लाख के ऊपर होने वाला है. सो फ्रॉम 1st October आई वुड बी कॉल्ड एज टैक्सेबल पर्सन. तो यहाँ पर जो 20 लाख का लिमिट सीखा हमने, इट इज नॉट जस्ट ₹20 लाख. कुछ कुछ केसेस में 10 लाख के बाद नंबर लेना पड़ता है, कुछ कुछ केसेस में 40 लाख के बाद नंबर लेना पड़ता है. सो अलग अलग अमाउंट से, लेकिन अभी के लिए स्टैंडर्ड आप एक अमाउंट समझ के रखो, 20 लाख रुपए. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है कि जो भी सप्लायर जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, उस सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी अगर वो चाहे तो ले सकता है. ओके, तो अज्यूम करते हैं कि हमने नंबर नहीं लिया. 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस होते ही वी वुड बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. सो फ्रॉम 1st October, दैट इज फ्रॉम 1st October, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा. ओके, समझ में आ रहा है? सो टैक्सेबल पर्सन का जो डेफिनेशन है, इट इज कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 107. ओके, जिसमें लिखा हुआ है टैक्सेबल पर्सन मीन्स, टैक्सेबल पर्सन मीन्स registered person, and secondly person who is liable for registration. person who is liable for registration. आया समझ में? person who is registered and person who is liable for registration. देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. और आपका टर्नओवर 3 लाख रुपए है, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो. बोलो आप टैक्सेबल पर्सन हो कि नहीं हो? आंसर इज यस हो, क्योंकि जब भी आप रजिस्टर्ड हो तभी आपका थ्रेशोल्ड चेक नहीं किया जाएगा. ओके, आप रजिस्टर्ड हो तो आपको आपके ऊपर जीएसटी लॉ का सारा प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, ठीक है. अगर 20 लाख का अमाउंट क्रॉस नहीं हुआ है फिर भी आपने नंबर ले लिया, तो इस केस में जो भी प्रोविजंस बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे प्रोविजंस आपको भी फॉलो करने हैं. कौन से प्रोविजंस? जैसे टैक्स इनवॉइस बनाना, जीएसटी पे करना, रिटर्न फाइल करना, एनुअल रिटर्न फाइल करना इफ इट इज एप्लीकेबल. तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा. ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो गए, आपको सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी. क्लियर है? और एक एग्जांपल, अगर आपका टर्नओवर 22 लाख रुपए है, आप अनरजिस्टर्ड. ओके, सपोजिंगली आपको लिमिट एप्लीकेबल था थ्रेशोल्ड का 20 लाख रुपए का. बोलो, क्या अभी आप टैक्सेबल पर्सन हो या नहीं हो? अभी भी आप टैक्सेबल पर्सन हो, क्योंकि यहां पर आप अनरजिस्टर्ड हो ये मैटर नहीं करता. ठीक है, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर चुका है, इट मींस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन एंड नाउ यू वुड बी लायबल टू पे जीएसटी. क्लियर पॉइंट? ओके, सेक्शन नंबर 9(1) अपना हुआ है. आगे 9(2) ये तो अपना पहले हो चुका है. 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, दैट इज पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, एचएसडी मोटर स्पिरिट एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ओके, तो ये 5 प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं आने वाला. अब थर्ड, दैट इज आरसीएम. अभी आरसीएम का मैं इंट्रोडक्शन अभी आपको देने वाला हूँ. ओके, लेकिन डिटेल में हम लोग जब एक एक एंट्री करेंगे तभी हम लोग आरसीएम का डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अभी के लिए क्या दे रहा हूँ आप लोग को? आरसीएम का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. ऐसा मत समझना कि आरसीएम हो गया, शुरू भी नहीं हुआ है. ओके, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं आरसीएम का. आरसीएम स्टैंड्स फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. आरसीएम स्टैंड्स फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अभी आरसीएम सीखने के पहले हम लोग फॉरवर्ड चार्ज सीखेंगे. ओके, सीखेंगे क्या आपको पहले से मालूम है? ओके, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. खाली टर्म अभी आपको क्लिक होगा, लेकिन आपको मालूम पहले से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अब एफसीएम क्या होता है वो. फॉर एग्जाम्पल,
A is the supplier, okay, supplying goods to B, supplying goods to B, who is the recipient. A जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ओके। अभी ए ने क्या किया, 10,000 रुपीज का गुड्स सप्लाई किया, ठीक है, 10,000 रुपीज का गुड्स सप्लाई किया। जीएसटी ही इज गोइंग टू चार्ज रुपीज 1,800, टोटल इनवॉइस बन जाएगा 11,800 रुपए का, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सप्लायर रिसिपिएंट के ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहा है, रिसिपिएंट से ले रहा है एंड गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, बिकॉज जीएसटी का जो बर्डन है वो आगे शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, समझ में आया? तो जो 1,800 का बर्डन है वो कहाँ पर शिफ्ट हुआ, टू द रिसिपिएंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अभी सपोजिंगली एक रिकवरी एजेंट है, ओके, एक रिकवरी एजेंट है। देखो जिन लोगों ने पहले जीएसटी पढ़ा हुआ है उन लोग के लिए ये नया नहीं है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए नया है, इसीलिए मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोजिंगली एक रिकवरी एजेंट है। अभी रिकवरी एजेंट कौन होता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने किसी को लोन दिया है, पर जिसने लोन लिया है वो बैंक को पैसा नहीं दे रहा है, तो बैंक हायर्स अ रिकवरी एजेंट, ओके। रिकवरी एजेंट को बैंक क्या करता है, कमीशन देता है एंड कहता है कि आप इस बोरोवर के पास जाओ, इससे बातचीत करो, ओके, टर्म्स समझ के लो, रिस्ट्रक्चरिंग करना है कि नहीं, क्या करना है वो पूरा आप उधर देख लो जाके, ओके। तो यहाँ पर रिकवरी एजेंट ने किसको सर्विस दिया होगा, बैंक को सर्विस दी, ठीक है, रिकवरी एजेंट ने बैंक को सर्विस दी। अभी यहाँ पर सप्लायर इज रिकवरी एजेंट, रिसिपिएंट इज बैंक। अब यहाँ पर सोच समझ के बताओ, इन क्वांटिटी, ओके, इन क्वांटिटी रिकवरी एजेंट ज्यादा रहेंगे नंबर में या फिर बैंक्स ज्यादा रहेंगी? ऑब्वियसली रिकवरी एजेंट ज्यादा रहेंगे, ओके, क्योंकि एचडीएफसी बैंक है, ओके। एचडीएफसी बैंक के 10 रिकवरी एजेंट होंगे, अज्यूम करते हैं, ओके। तो ऐसी 100 बैंक है, तो हर बैंक का 10 रहेगा, तो फिर 1,000 रिकवरी एजेंट हो गए। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर रिकवरी एजेंट जीएसटी पे करेगा तो हमको 1,000 लोगों से जीएसटी लेना पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर बैंक जीएसटी पे करती है तो हम लोग को सिर्फ 10 लोगों से जीएसटी लेना है, या फिर सॉरी 100 लोगों से जीएसटी लेना है, दैट इज 100 बैंकों से ही जीएसटी लेना है। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू किसको एडमिनिस्टर करना इजी है, कहना इसे बैंक। तो यहाँ पर रिसिपिएंट को गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर सकती है, ट्रैक रख सकती है, मॉनिटर कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि रिकवरी एजेंट आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है, ओके। कौन जीएसटी पे करेगा आपके ट्रांजेक्शन पर, बैंक पे करेगा। मतलब रिकवरी एजेंट वुड गिव बिल ऑफ से रुपीज 1 लाख, 18,000 का जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, ओके। बैंक रिकवरी एजेंट को तो 1 लाख रुपए ही देगा, लेकिन बैंक गवर्नमेंट को 18,000 रुपीज पे करेगा। आया समझ में? बैंक दैट इज रिसिपिएंट वुड पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। क्लियर है क्या पॉइंट, समझ में आया? अब बैंक ने जो गवर्नमेंट को पे किया है, क्या बैंक को उसका आईटीसी मिलेगा? सर ये क्या क्वेश्चन हो गया, हम ही पे करें हम ही आईटीसी ले, तो फायदा क्या हुआ? ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। बैंक ने क्या किया, 18,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को दिया, ओके। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आईटीसी मिलेगा कि नहीं। ये डिस्कशन ही क्यों इवॉल्व हो रहा है वो यहाँ पर समझते हैं, ओके। देखो अभी फॉरवर्ड चार्ज का हम लोग एग्जाम्पल पे वापस आ रहे हैं। बी ने ए को कितना पे किया, 1,800 रुपया जीएसटी के नाम पे किया, ओके। ए गवर्नमेंट को देने वाला 1,800। अब जब बी ए को पे करता है, ए गवर्नमेंट को पे करता है, तब बी को क्या मिल रहा है, आईटीसी मिल रहा है, ओके। लेकिन अगर बी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा तो इस केस में भी तो आईटीसी मिलना चाहिए, यस और नो? अगर बी सप्लायर को देता है, सप्लायर गवर्नमेंट को देता है, तब तो भी आईटीसी लेता है।
लेकिन अगर बी डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है तो यहाँ पर क्या आईटीसी नहीं मिलना चाहिए? आंसर इज ऑब्वियसली मिलना चाहिए। इसीलिए जो भी आरसीएम का लायबिलिटी रहेगा वो पे होने के बाद आईटीसी मिलेगा। ओके, वो डिस्कस कर रहे हैं अभी। या आरसीएम का बेसिक कंसेप्ट समझा? इंस्टेड ऑफ मेकिंग सप्लायर लायबल टू पे जीएसटी, गवर्नमेंट इज मेकिंग रिसिपिएंट लायबल टू पे जीएसटी because recipient can be less in number. Recipient would be easily monitored or administered. ओके, या फिर और एक रीजन दे रहा हूँ, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो कुछ नहीं। सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों अननोन होंगे। चलो, सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों अननोन, सर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब रिसिपिएंट को नहीं मालूम कि मैं किससे सर्विस ले रहा हूँ, सप्लायर को नहीं मालूम कि मैं किसको सर्विस दे रहा हूँ। हो सकता है क्या ऐसा? यस, हो सकता है। ओके, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट हमने पढ़ी वो भी ऐसा ही ट्रांजेक्शन था। प्रैक्टिकली जो बैंक पीएसएलसी खरीद रही है उसको नहीं पता कि वो कौन से बैंक से खरीद रही है, एंड जो बैंक पीएसएलसी बेच रही है उसको भी नहीं पता कि वो कौन से बैंक को पीएसएलसी बेच रही है। इट इज जस्ट लिस्टेड ऑन द ई कुबेर प्लेटफॉर्म। ई कुबेर प्लेटफॉर्म से जिसको भी चाहिए वो खरीद लेता है। ओके, अब आरसीएम का हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। आरसीएम से रिलेटेड आप लोग को 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। देयर आर 3 concepts विच आर टू बी रिमेंबर्ड फॉर आरसीएम। सबसे पहला कंसेप्ट, आरसीएम कब लगेगा? ओके, आरसीएम का एप्लीकेबिलिटी कब होगा? कौन से ट्रांजैक्शंस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा वो यहां पर सीख रहे हैं। ओके, अब कब होगा सुनना। गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन बनाया हुआ है, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, सेंट्रल टैक्स रेट। ओके, ये नोटिफिकेशन बनाया, लेकिन आरसीएम एप्लीकेबल कब होगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज whenever there is a specified service, whenever there is a specified service provided by specified supplier to the specified recipient। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? इसको डिटेल करने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके, मैं अभी इसको डिटेल करूंगा। सो स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड सप्लायर टू द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। नो क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये बार बार स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड, ये कहाँ पर स्पेसिफाई होंगे ये सब? आंसर इज, ये जो नोटिफिकेशन हम लोग ने यहाँ पर नंबर लिखा है उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड होंगे। ओके, स्पेसिफाइड सर्विस स्पेसिफाइड सप्लायर ने ही प्रोवाइड करना है टू द स्पेसिफाइड रिसिपेंट। अगर ये तीनों मैच हुआ, देन एंड ओनली देन आरसीएम वुड बी एप्लीकेबल। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ओके, एक एग्जांपल लिया मैंने, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ओके, ये सर्विस अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि कंपनी छोड़ के, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो आरसीएम लगेगा। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, ओके, क्या कहा है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मतलब कि गाड़ी को भाड़े पर देने का जो सर्विस है वो किसने किसको देना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि कंपनी छोड़ करके। तो क्या क्या हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, ओके, एलएलपी हो सकता है। तो इन लोगों ने किसको देना चाहिए? कंपनी को। तो आरसीएम लगेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर समझो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस है और अगर ए एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म, ओके, ए एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म, इसने सर्विस दिया बी लिमिटेड को, तो इस केस में आरसीएम में बी को भरना पड़ेगा जीएसटी। क्लियर है क्या? समझ में आया? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस अगर ए एंड कंपनी ने दिया सेम पार्टनरशिप फॉर्म टू मिस्टर ए। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, स्पेसिफाइड सप्लाई तो है,
स्पेसिफाइड सप्लायर भी है, लेकिन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है। हम लोग को स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में किसकी तलाश थी? बॉडी कॉर्पोरेट की। लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर ए है, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम नहीं लगेगा। ओके, आरसीएम नहीं लगेगा। तो सर क्या लगेगा? आंसर इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या लगेगा यहाँ पर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके, सो एज पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ए एंड कंपनी अगर टैक्सेबल पर्सन है, ध्यान से सुनना, ए एंड कंपनी अगर टैक्सेबल पर्सन है, तो ए एंड कंपनी क्या करेगी? मिस्टर ए को एक इनवॉइस बना के देगी, उस पर जीएसटी चार्ज करेगी। क्लियर है पॉइंट? सबको समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका रहेगा। स्पेसिफाइड सर्विस होना चाहिए, स्पेसिफाइड सप्लायर ने प्रोवाइड करना चाहिए टू द स्पेसिफाइड रिसिपेंट, तो ही आरसीएम लगेगा। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट फॉर आरसीएम, आरसीएम का जो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट होगा, ठीक है, आरसीएम का जो भी स्पेसिफाइड रिसिपिएंट होगा, उस रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ओके, उस रेसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अरे क्या इसका मीनिंग है? अभी जो हम लोग का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, सो ए एंड कंपनी ने बी लिमिटेड को सर्विस दिया, ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। अब यहाँ पर बी लिमिटेड का जो सेल्स का टर्नओवर है, ओके, बी लिमिटेड का जो सेल्स का टर्नओवर है, इट इज जस्ट 2 लाख रुपीज। उसने बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया। ओके, लेकिन उसने क्या किया? उसने ए एंड कंपनी से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस ले लिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि बी लिमिटेड, अब आपको क्या करना है? अब आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन हैज टू बी ऑब्टेन्ड कंपलसरीली। ओके, और क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन लेने के बाद टैक्स का पेमेंट करेंगे। आया समझ में? टैक्स का पेमेंट करेंगे, और उसके बाद आप जो कुछ भी सेल करोगे, वो सबके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप टैक्सेबल पर्सन में कैटेगराइज किए जाओगे, एंड टैक्सेबल पर्सन का हर सेल के ऊपर जीएसटी आएगा, ऑब्वियसली टैक्सेबल सेल के ऊपर जीएसटी आएगा। समझ में आया क्या? सो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ओके, रजिस्ट्रेशन से कोई भी उसको छुटकारा नहीं है। अगर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, उसका सेल्स का टर्नओवर कम है, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरसीएम लायबिलिटी, आरसीएम लायबिलिटी इज टू बी discharged in cash always. RCM liability is to be discharged in cash. Okay, always and always कैश में पे करना है। कैश में पे करने का मतलब है कि हम लोग आरसीएम की लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, एक एग्जांपल देके मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने सेल्स किया। ओके,
मेरा लायबिलिटी जो आ रहा है सेल्स के ऊपर, दैट लायबिलिटी इज से 20,000 रुपीज। ठीक है, मैंने कुछ परचेज किया था जिसके ऊपर आईटीसी था 17,000 रुपीज। तो नेट जो लायबिलिटी मेरे को भरनी आ रही है वो 3,000 रुपये की भरनी आ रही है। ओके, मेरा लायबिलिटी है 20,000 रुपीज, मेरा आईटीसी है 17,000, तो मेरे को 3,000 रुपये भरने आ रहा है। ये नॉर्मल केस है फॉरवर्ड चार्ज का। अभी अज्यूम करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस, मेरा लायबिलिटी है से 12,000। ठीक है, मेरा लायबिलिटी 12,000, मेरा आईटीसी है 17,000। ओके, मेरा आईटीसी है 17,000, और मैंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस लिया है। ओके, आई एम बॉडी कॉर्पोरेट, मैंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस लिया है। उसके ऊपर मेरा जीएसटी आ रहा है से 2,000 रुपीज भरने को आरसीएम में। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा लायबिलिटी 12,000 है, मेरा आईटीसी 17,000 है। तो वैसे तो मेरे को जीएसटी कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं, जीरो पे करना है, कुछ भी पे नहीं करना। अभी यहाँ पर मेरे पास आईटीसी कितना पेंडिंग है, देखो कितना पेंडिंग है। 12,000 लायबिलिटी था, 17,000 आईटीसी। तो मेरे पास 5,000 का जो है वो बैलेंस आईटीसी पड़ा है, बैलेंस आईटीसी पड़ा है। ओके, अब मेरा आरसीएम का लायबिलिटी कितना है, 2,000 रुपये। तो आंसर इज, क्या ये 2,000 को मैं इस 5,000 से पे कर सकता हूँ क्या? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। आपको ये 2,000 रुपया पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, यू आर लायबल टू पे दिस 2,000। ओके, चाहे आपके पास कितना भी आईटीसी क्यों ना हो, आपको आरसीएम का लायबिलिटी पे करना ही पड़ेगा। आरसीएम का लायबिलिटी पे करने के बाद आप लोगों को आईटीसी मिल सकता है। ओके, मतलब कि अगर आपने ये 2,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो आपका जो आईटीसी है वो बैलेंस कितना हो जाएगा अभी, 7,000। अब ये जो 7,000 है, ओके, करंट मंथ में तो कोई लायबिलिटी नहीं है। दिस 7,000, दिस 7,000 कैन बी यूज्ड टू पे योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टू पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आ रहा है समझ में? इन सिंपल वर्ड्स में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आरसीएम की लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी का यूज नहीं होगा। लेकिन एक बार आरसीएम का लायबिलिटी पे हो गया कैश में, उसके बाद आपको आईटीसी मिलेगा। एंड वो आईटीसी आप लोग किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? फॉरवर्ड चार्ज का लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हो। आया है समझ में? तो आरसीएम का लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो हमेशा कैश में होगा। अभी कैश में क्यों होगा ये हम लोग एक बार समझते हैं, लॉजिक है। नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, ओके, एग्जाम के लिए नॉट रिलेवेंट, बट लॉजिक समझा के रख रहा हूँ। अगर हम लोग फॉरवर्ड चार्ज की बात करें, ए ने बी को सेल किया। ओके, 10,000 प्लस 1,800। ओके, बी ए को कितना रुपया पे करेगा? ध्यान से सोच समझ के बोलना। बी ए को कितना रुपया पे करेगा, रुपया, कहने से 11,800, मतलब 1,800 रुपया पे करना पड़ा। क्या बी ए को ऐसा बोल सकता है कि सर मेरे पास 1,800 का आईटीसी है, वो आईटीसी आपको ट्रांसफर कर देता हूँ? नहीं, ए क्या बोलेगा, नहीं मेरे को 1,800 रुपया तो कैश में ही चाहिए, क्योंकि जीएसटी चार्ज किया। तो वैसे ही अगर ए ने बी को सेल किया है, ओके, बी इज लायबल टू पे अंडर आरसीएम। तो यहाँ पर जब भी बी ए को 10,000 देगा, तब गवर्नमेंट बी से 1,800 रुपया कैश में ही मांगेगा। क्यों कैश में मांग रहा है? अगर ये ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज का होता, तो क्या बी 1,800 पे ना करता, पे करता था? तो वैसे ही बी को क्या बोल दिया, 1,800 रुपया तो कैश में ही देना पड़ेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट वाले केस में बी क्या बोलता, मैंने आपको 1,800 दिया, मैं इसका आईटीसी लूंगा। ओके, अब यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट बोलती है कि आप 1,800 पे करो, अब आईटीसी लेके जाओ। सबको समझ में आया क्या क्या मैकेनिज्म हो रहा है? Okay, so RCM का liability cannot be paid through ITC. It has to be discharged in cash only. But after discharging it in cash, you can claim ITC in the same month. In the same month. समझा है सबको? तो यहाँ पर अपने आरसीएम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। ओके, अभी हम लोग 9.4 तो सिलेबस में नहीं है, 9.5 पे आएंगे। अब हम लोग 9.5 डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर है 9.5। अब 9.5 का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, सुन। 9.5 मीन्स specified services when they are provided through e-commerce operator. Okay, specified services when they are provided through e-commerce operator, the e-commerce operator shall be deemed to be the supplier. Okay, एक एग्जांपल, अगर ड्राइवर ने ओला के थ्रू सर्विसेज दिया, ओके, अगर ड्राइवर ने ओला के थ्रू सर्विसेज दिया, तो यहाँ पर ओला वुड बी लायबल टू पे जीएसटी एज इफ ही इज द सप्लायर, एज इफ ही इज द सप्लायर। मतलब स्पेसिफाइड सर्विसेज अगर ई कॉमर्स के वेबसाइट से दी जा रही हैं, सो ई कॉमर्स ऑपरेटर को हम लोग क्या मानेंगे? सप्लायर ऑफ दैट सर्विस मानेंगे। समझा है क्या? ओके, अभी हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन्स कवर्ड है स्पेसिफाइड सर्विस में, वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सर्विस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, इसके अंदर अमेंडमेंट है फॉर मई 24 जून 24। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल। ओके, मतलब कि यहाँ पर ओला उबर की बात कर रहे हैं, रैपिडो की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ड्राइवर ने ओला का यूज करके, मतलब ओला का ऐप के थ्रू अगर कस्टमर दैट इज पैसेंजर को हायर किया, ओके, सो पैसेंजर को सर्विस कौन दे रहा है एक्चुअल में? एक्चुअल में तो ड्राइवर दे रहा है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी कौन सर्विस दे रहा है पैसेंजर को माना जाएगा? ओला सर्विस दे रहा है। अगर ओला सर्विस दे रहा है तो जीएसटी किसको पे करना है? ओला को ही पे करना है। आया समझ में? क्लियर है क्या? अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर कट हुआ है। ओके, कट हुआ है एंड वो नीचे अलग से ऐड हुआ है। क्या कट हुआ है वो सुन। रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ओके, और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस, मतलब कि कोई भी मोटर व्हीकल से ड्राइवर सर्विस दे रहा हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो यहाँ पर जीएसटी हमेशा हमेशा किसको पे करना पड़ेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पे करना है। ओके, लेकिन अगर ओमनी बस में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ओके, ओमनी बस क्या होता है वो सुन लो पहले। तो ओमनी बस का मतलब है कि बेसिकली जो बसेस रहता है, ओके, बस का सर्विस अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के वेबसाइट से दिया जा रहा है, ओके, ओमनी बस का सर्विसेज, ओके, ओमनी बस का सर्विसेज अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया जा रहा है, तो इस केस में कुछ टैक्सेबिलिटी अलग है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी। ओके, अभी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सुन। अभी यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, सुन। रेड बस मालूम है? रेड बस एक ऐप है, रेड बस। ओके, रेड बस पे क्या होता है कि बहुत सारे जो बस वाले हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे नीता वॉल्वो, दूसरा हो सकता है शिव शाही, तो ये जो महाराष्ट्र के उन्होंने सुना रहेगा। ओके, शिव शाही। तो ये सारे जो बस के सप्लायर्स हैं, मतलब बस का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है? खुद को रजिस्टर कहाँ पे किया हुआ है? रेड बस में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, शिव शाही प्राइवेट लिमिटेड है, शिव शाही प्राइवेट लिमिटेड है एंड नीता वॉल्वो इज अ प्रोपराइटर, नीता वॉल्वो इज अ प्रोपराइटर। अब अज्यूम करते हैं कि कोई कस्टमर है, उस कस्टमर ने रेड बस के थ्रू नीता वॉल्वो का बस को बुक किया। ओके, रेड बस के थ्रू नीता वॉल्वो का बस बुक किया। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी किसको पे करना है? हु वुड बी कंसिडर्ड एज सप्लायर? आंसर इज रेड बस वुड बी कंसिडर्ड एज सप्लायर। आया समझ में? लेकिन एक दूसरा पर्सन है जिसने रेड बस के थ्रू शिव शाही को बुक किया। ओके, शिव शाही को बुक किया, तो यहाँ पर हु वुड बी ट्रीटेड एज सप्लायर? आंसर इज शिव शाही वुड बी ट्रीटेड एज सप्लायर। आया है समझ में? दोनों के समझ में आ गया? मतलब अगर
कंपनी है, ओके, रेड बस, रेड बस के थ्रू, सॉरी, शिवशाही जो बस का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो रेड बस के थ्रू शिवशाही अगर कंपनी है, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, then in this case the company that is body corporate would be treated as supplier, okay, and not the e-commerce operator. लेकिन अगर ये जो पर्सन है ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता, ओके, जैसे इंडिविजुअल हो गया या फिर पार्टनरशिप फर्म हो गया, ऐसे केस में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसी को क्या माना जाएगा, सप्लायर माना जाएगा। आया है समझ में? ओमनी बस मतलब कि जो भी नॉर्मल बसेस होती है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसी को ओमनी बस कहा जाता है, ओके। तो ओमनी बस को बस ही समझो आप। क्लियर है? तो एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर से ओमनी बस का मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जो सप्लायर है वो कौन है वो चेक किया जाएगा। इफ सप्लायर इज अ कंपनी, देन सच कंपनी वुड बी लायबल टू पे टैक्स। इफ सप्लायर इज अदर देन कंपनी, देन ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी लायबल टू पे टैक्स। समझ में आ गया सबको? ओके, ये अपना हो चुका। नेक्स्ट इज होटल अकोमोडेशन एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज, ओके, इसका हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझ के लेते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप, फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप, अब मेक माई ट्रिप पर होटल्स रजिस्टर होती है, ओके। कोई भी पर्सन क्या करता है, मेक माई ट्रिप का ऐप डाउनलोड करता है, होटल का प्राइजेस कंपेयर करता है, एंड उस होटल में स्टे के लिए जाता है, अकोमोडेशन के लिए जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जीएसटी किसको पे करना है, ओके। तो एकदम ट्रांजेक्शन सिंपल है। अज्यूम करो एक होटल है, होटल ग्रैंड यात, ओके, होटल ग्रैंड यात, सबको नाम मालूम रहेगा, ओके, सबसे बड़ा होटल, JW मैरियट, ग्रैंड हयात, ये बड़े बड़े होटल्स हैं। तो अगर एमएमटी पे ग्रैंड हयात रजिस्टर्ड, ओके, और किसी पर्सन ने ग्रैंड हयात का होटल बुक किया थ्रू एमएमटी, ओके, तो इस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? तो आंसर इज होटल ग्रैंड हयात पे करेगा। अब सर आप ग्रैंड हयात क्यों बोल रहे हो पे करने के लिए? तो यहाँ पर हम लोग एक अजम्पशन ले रहे हैं कि दिस होटल इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ओके। तो जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के वेबसाइट पर अगर होटल जो है वो लिस्टेड है एंड वो जीएसटी में रजिस्टर्ड, तो उसी होटल को जीएसटी पे करो, ओके। लेकिन अगर एक एस ढाबा, ओके, इस तरीके से एक एस ढाबा करके, अभी ये ढाबे वाला भी जो है वो भी एमएमटी पे रजिस्टर्ड है, ओके। अभी आपने क्या किया, आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आपने एस ढाबे को बुक किया। अभी एस ढाबा इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके। तो यहाँ पर इस केस में एमएमटी वुड बी लायबल टू पे टैक्स। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट वाला केस जो था, मतलब अगर रजिस्टर्ड होटल है, ओके, इफ होटल इज रजिस्टर्ड, then hotel would be liable to pay tax. If hotel is unregistered, then e-commerce operator would be liable to pay tax. Same with housekeeping services, plumbing services, carpentering services, और any other utility services, जैसे अर्बन क्लैप, ओके, अगर आप लोग को मालूम है अर्बन क्लैप पर बहुत सारा सर्विसेज आप लोग ले सकते हैं, जैसे काम वाली बाई वगैरह वगैरह, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, तो ये सब सर्विसेज अर्बन क्लैप पे अवेलेबल है। तो अर्बन क्लैप में क्या हो रहा है, अगर अर्बन क्लैप पर वो जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, तो उसी को पे करना। इफ सप्लायर ऑन द अर्बन क्लैप इज अनरजिस्टर्ड, देन अर्बन क्लैप वुड बी ट्रीटेड एज सप्लायर, एंड अर्बन क्लैप को जीएसटी भरना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है। अब लास्ट सर्विस जो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में लिस्टेड है, दैट इज रेस्टोरेंट सर्विसेज, ओके, रेस्टोरेंट सर्विसेज। एग्जाम्पल इज जोमैटो, स्विगी, ओके। तो ये सब एग्जाम्पल्स। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल में। तो अभी जोमेटो पे एंड स्विगी पे बहुत सारा होटल्स रजिस्टर्ड होता है, ओके, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, ये सब रजिस्टर्ड होता है, ओके। तो यहाँ पर ना दो पार्ट बनाया हुआ है। अगर वो होटल जो है अकोमोडेशन सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, ओके, एंड अकोमोडेशन सर्विस का जो चार्जेस है वो 7,500 रुपये से ज्यादा का है,
ओके, एक पहला होटल जो जोमेटो पे रजिस्टर्ड है, एंड दूसरा होटल ऐसा होटल या फिर रेस्टोरेंट जो होटल अकोमोडेशन सर्विसेज तो दे रहा है, लेकिन चार्जेस 7,500 रुपये से कम। ओके, एक सेकंड, थोड़ा शायद से 7,000 और मोर है, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, 7,000 और मोर है बराबर। तो यहाँ पर 7,000 और मोर है, एंड यहाँ पर लेस देन 7,000, 7,500, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर साइन देख लो। तो 7,500 या उससे ज्यादा वाला होटल है। ओके, 7,500 या उससे ज्यादा वाला अगर होटल का अकोमोडेशन का चार्जेस है पर डे, पर डे का बात हो रहा है, पर मंथ नहीं, पर डे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ताज होटल। ओके, अज्यूम करते ताज होटल। अभी ताज होटल जोमेटो पे रजिस्टर्ड है। ओके, अगर कोई सेलिब्रिटी है, फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार। ओके, अक्षय कुमार ने क्या किया? अक्षय कुमार ने जोमेटो का ऐप ओपन किया, वहां पर ताज होटल को सर्च किया, एंड ताज होटल से उन्होंने चाय मंगाया। ओके, ताज होटल से उन्होंने चाय मंगाया। तो यहाँ पर जोमेटो के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विसेज दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होटल है जिसका चार्जेस 7,500 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में तो होटल ही भरेगा, उस केस में तो होटल ही भरेगा। ओके, होटल या फिर रेस्टोरेंट जो भी है, होटल ही भरेगा। लेकिन अगर अगर फॉर एग्जांपल अपने जैसे लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग। अभी यहाँ पर अजम्पशन क्या लिया हम लोगों ने, ताज होटल का जो पर डे का रेंट का चार्जेस, इट इज मोर देन 20,000। ओके, इस तरीके से, सॉरी मोर देन नहीं, 20,000 एग्जैक्ट चार्जेस है, दैट इज मोर देन 7,500, इक्वल टू और मोर देन। अभी हम लोग के जैसे लोग, ओके, एकदम लेमैन लोग, नॉर्मल, क्लासिक होटल। ओके, एग्जाम्पल क्लासिक होटल, छोटा सा होटल है, हम लोग के यहाँ पर बाजू में ही है। अभी ये होटल भी जोमेटो पे रजिस्टर्ड है, दिस होटल इज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन जोमेटो। अब मैंने क्या किया, मैंने क्लासिक होटल से कुछ मंगवाया थ्रू जोमेटो। तो यहाँ पर क्लासिक होटल क्या कर रहा है, बेसिकली जोमेटो का डिलीवरी बॉय जाएगा क्लासिक होटल में, वहां से पिकअप करेगा, एंड मेरे यहाँ पर छोड़ के जाएगा। ओके, से 500 रुपये का कुछ खाना पीना मैं मंगवाया। तो यहाँ पर जीएसटी किसको पे करना है, जोमेटो को पे करना है या फिर क्लासिक होटल को? सो आंसर इज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, Zomato would be liable to pay GST on these restaurant services। आया समझ में? आया? गेटिंग द पॉइंट? मैंने खाना मंगवाया क्लासिक होटल से, टर्नओवर है क्लासिक होटल का, लेकिन जीएसटी कौन पे करेगा? जोमेटो पे करेगा, क्योंकि जोमेटो ऑब्वियसली मुझे इनवॉइस देगा, इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज कर लेगा वो। क्लियर है क्या पॉइंट? समझ में आया? तो वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर जोमेटो के थ्रू आप लोगों ने कुछ भी खाना वगैरह मंगवाया, ओके, जोमेटो के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक होटल है, जो कि स्पेसिफाइड होटल, जो अपना 7,500 या उसके ऊपर वाला है, वो नहीं है। ओके, नॉर्मल होटल है, नॉर्मल होटल। अभी नॉर्मल होटल से आप लोगों ने कुछ मंगवाया हुआ जोमेटो। ओके, से 500 रुपये का डिश हुआ, तो यहाँ पर सेल्स किसका, ये टर्नओवर किसका माना जाएगा? 500 रुपये का टर्नओवर तो होटल का ही है। ओके, लेकिन जीएसटी का जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी वुड बी ऑन जोमेटो। आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर। ओके, जोमेटो को जीएसटी भरना है, बाकी कोई नहीं भरेगा, जोमेटो जीएसटी भरेगा। आया है समझ में? क्या जोमेटो को आईटीसी मिलेगा? आंसर इज रेस्टोरेंट सर्विसेज पे आईटीसी वैसे ही नहीं मिलता। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो लायबिलिटी है, इट हैज टू बी डिस्चार्ज्ड इन कैश। ये लायबिलिटी हमेशा कैश में डिस्चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? सेकंड क्वेश्चन, क्या जोमेटो को ये सर्विसेज देने के लिए क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? ओके, क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना है?
सो आंसर इज कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। जो जोमेटो के पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था, ओके, जो भी है, वही रजिस्ट्रेशन में उनको ये होटल के ऊपर जो सॉरी रेस्टोरेंट सर्विस का जीएसटी वो पे करना पड़ेगा। आया समझ में? एकदम सिंपल। अभी क्या इन सर्विसेज के ऊपर टीसीएस लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा। ओके, जब तक ये नोटिफाइड नहीं थी तब टीसीएस लगता था, लेकिन अभी टीसीएस नहीं लगेगा। क्लियर है क्या? 9(5) में आने के बाद टीसीएस नहीं लगता है। टीसीएस क्या होता है, ये पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में एंड कंपोजिशन वाले चैप्टर में मैं ये बेसिक चीजें आपको बता दूंगा। ओके, तो वापस से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि इस पूरे डिस्कशन में हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा वो पूरा डिस्कस करेंगे अभी। सेक्शन नंबर 9 से स्टार्ट किया। ओके, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1, subject to provisions of section 9(2), CGST shall be levied on all intra-state supplies। सारी की सारी इंट्रा-स्टेट सप्लाईज पर सीजीएसटी लगेगा एज पर सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी लगेगा एज पर एसजीएसटी एक्ट। अगर इंट्रा-स्टेट सप्लाईज यूनियन टेरिटरी में हुआ तो सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ना कि सीजीएसटी यूटीजीएसटी। क्लियर है क्या? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2), मतलब कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एचएसडी, मोटर स्पिरिट, ओके, इनके ऊपर नहीं लगेगा। जीएसटी शैल बी लेविड ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर भी नहीं लगेगा। ओके, एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 20% ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब सीजीएसटी का रेट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कि एसजीएसटी का रेट भी 20% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो सो टोटल जीएसटी कितना हो सकता है? 40%। ओके, 40%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद देखा हम लोगों ने जीएसटी शैल बी पेड पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मतलब जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुका है एंड ही इज नाउ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद 9(3) देखा हम लोगों ने। 9(3) का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। 9(3) में क्या लिखा हुआ है? 9(3) का इंट्रोडक्शन, आरसीएम लगेगा 9(3) के इस हिसाब से, लेकिन ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। तो आरसीएम कब एप्लीकेबल है? जब स्पेसिफाइड सप्लायर ने स्पेसिफाइड सर्विस दिया स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को, तीनों स्पेसिफाइड होना चाहिए। ओके, तभी आरसीएम लगेगा। अगर आरसीएम नहीं लग रहा है तो या तो वो ट्रांजेक्शन एग्जिम्ट होगा या तो वो एफसीएम में चार्जेबल होगा। ओके, सेकंड, जो भी आरसीएम का स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, जो भी आरसीएम का रिसिपिएंट है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। आया समझ में? आगे, आरसीएम का जो लायबिलिटी बनता है तो हमेशा आपको कैश में पे करना है, लेकिन पे करने के बाद आपको आईटीसी दिया जाएगा एंड वो आईटीसी आप लोग कहाँ पर यूज कर सकते हो? फॉरवर्ड चार्ज का लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद 9(4) सिलेबस में नहीं, फिर 9(5) देखा, स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी लायबल टू पे टैक्स। तो यहाँ पर देखा सबसे पहला, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय एनी अदर मोटर, बाय एनी मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ओके, तो यहाँ पर जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जीएसटी भरेगा। अगर ओमनी बस से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है एंड सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर से दिया, तो अगर कंपनी ने दिया रहेगा तो कंपनी भरेगा, अगर अदर देन कंपनी ने दिया रहेगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। सेकंड देखा, होटल एंड यूटिलिटी सर्विसेज। अगर मेक माई ट्रिप पर होटल रजिस्टर्ड है तो होटल विल बी लायबल टू पे जीएसटी। अगर मेक माई ट्रिप पर होटल अनरजिस्टर्ड है देन मेक माई ट्रिप वुड बी लायबल टू पे जीएसटी। उसके बाद यूटिलिटी सर्विस एकदम सेम। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, अगर जोमेटो के थ्रू आपने कुछ ऑर्डर किया है फ्रॉम सम होटल, सो जीएसटी इस ट्रांजेक्शन में जोमेटो पे करने वाला। जोमेटो वुड बी द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। क्लियर है क्या? टर्नओवर में किसका ऐड होगा? होटल के, लेकिन जीएसटी कौन भरेगा? जोमेटो पे करेगा। क्लियर है क्या? और ये 7,500 वाला पॉइंट है, मतलब कि जोमेटो कौन से केस में पे नहीं करेगा? अगर उस होटल में अकोमोडेशन भी प्रोवाइड होता है और उस अकोमोडेशन का चार्जेस 7,500 या उससे ज्यादा का है। आया समझ में? सेक्शन 9 अपना कंप्लीट हुआ है एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 9(3). ओके, डिटेल में 9(3) बाकी। अभी 9(5) में कुछ पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स है, मतलब कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ई कॉमर्स वगैरह, वो एक बार देख लेते हैं। ओके, उसके बाद वाइंड अप करेंगे ये चैप्टर। सेक्शन नंबर 5 भी बता दूंगा आईजीएसटी का, वो भी है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस। ओके, फिजिकल प्रेजेंस अगर नहीं है, ओके, मतलब कि हो सकता है कि ऑनलाइन है और लोग आउट ऑफ इंडिया से सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक रिप्रेजेंटेटिव हायर करना पड़ेगा इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स। अगर उनके पास रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो उनको एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर पेइंग टैक्स।
समझ में आ गया? उसके बाद अभी सेक्शन नंबर 5 देख लेते हैं, विच इज डुप्लीकेट ऑफ सेक्शन नंबर 9। डुप्लीकेट है लेकिन खाली एक चेंज है, एक दो चेंज है। टेक्निकली सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 5 आर सेम, बेयरिंग सम डिफरेंसेस। ओके, क्या डिफरेंस है वो सुन। अभी ये जो सेक्शन नंबर 5 है, दिस सेक्शन बिलोंग्स टू आईजीएसटी एक्ट। ओके, ये आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन है। सो दिस इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर चार्जिंग सेक्शन फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज। चार्जिंग सेक्शन फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज। आया क्या समझ में? मतलब अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो उसके ऊपर सीजीएसटी नहीं लगने वाला, उसके ऊपर आईजीएसटी लगने वाला है। तो आईजीएसटी लगने के लिए आईजीएसटी एक्ट ने बोलना चाहिए। सो आईजीएसटी एक्ट कहता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 5। ओके, तो सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 एकदम सेम है 9(1) जैसा। 9(2) के प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, सेम टू सेम, सेम टू सेम। 5(2) के प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। क्लियर है? अभी यहाँ पर जो प्रोवाइजो है ना, ये प्रोवाइजो थोड़ा सा नया है सभी के लिए। ओके, ये प्रोवाइजो थोड़ा सा नया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर 5 इज नॉट एप्लीकेबल टू सीए इंटर। ओके, सीए इंटर को एप्लीकेबल नहीं है, सीए में इंटर को एप्लीकेबल है। सीए फाइनल, सीए में फाइनल, उन दोनों को एप्लीकेबल। अब यहाँ पर प्रोवाइजो में क्या लिखा है वो सुनो। अब सेक्शन में क्या लिखा था कि आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से आईजीएसटी लगेगा, ये लिखा है सेक्शन 5। लेकिन उसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो का मतलब होता है कि एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन। अभी ये एक्सेप्शन किसके लिए है? तो आंसर इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए ये एक्सेप्शन। किसके लिए? इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। ओके, अगर आप लोग इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स मंगवाते हो तो दिस इज द इंटर स्टेट सप्लाई, लेकिन आईजीएसटी नहीं लगेगा एज पर सेक्शन 5, पर आईजीएसटी लगेगा एज पर सेक्शन नंबर 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सो दिस इज अ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आईजीएसटी ही है, नाम आईजीएसटी है, लेकिन कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में लगने वाला है। आया है समझ में? सो अगर आप गुड्स को इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करेंगे, अगर गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए तो इस केस में लगेगा आईजीएसटी, बट नॉट एज पर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, बट एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। समझा? अभी यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 integrated tax, the supply of online money gaming shall be treated as goods. However, on import of which GST shall be collected as per section 5। चलो, एकदम इंपॉर्टेंट, प्लीज सब लोग फोकस करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ड्रीम 11। ओके, अज्यूम करते हैं फॉर द टाइम बिंग ये जो ड्रीम 11 है ये यूएस का है, अज्यूम कर रहे हैं ये यूएस का है। ओके, अभी ये वाला जो ड्रीम 11 सर्विस प्रोवाइड करता है, इट इज ऑनलाइन गेमिंग। ओके, इट इज ऑनलाइन गेमिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग। दिस इज सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग। अभी आप लोगों को मैंने सप्लाई के चैप्टर में बताया था, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग इज ट्रीटेड एज एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन था मालूम? तो एक्शनेबल क्लेम का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में ये आ रहा है। एंड एक्शनेबल क्लेम जो है वो गुड्स है। ओके, समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? कनेक्शन समझ में आ रहा है? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग इज एक्शनेबल क्लेम, दैट इज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, and all the actionable claims are goods. So indirectly, this transaction is also goods, ये भी goods ही है। तो यहाँ पर ड्रीम 11 वाला क्या कर रहा है? इंडिया वाले को सर्विस दे रहा है। किसको सर्विस दे रहा है? इंडिया वाले को। तो यहाँ पर ये गुड्स इंडिया में आ रहा है, ऐसा हम लोग इंटरप्रिटेशन लेंगे। तो ये हुआ तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स ही है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स ही है। लेकिन क्या ये सच में गुड्स आ रहे हैं क्या इंडिया में? नहीं। तो गवर्नमेंट सेज
ये भले ही इंपोर्ट ऑफ गुड्स के तरीके से दिख रहा हो आप लोगों को, लेकिन सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स एक्ट नहीं लगने वाला है। ओके, ये नहीं लगेगा। तो जीएसटी कलेक्ट कैसे करेंगे? आंसर इस इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जीएसटी कलेक्शन होगा। आया है पॉइंट समझ में? आया? सो ऑनलाइन मनी गेमिंग इज एक्शनेबल क्लेम। Actionable claim is goods, and these actionable claims are supply. Okay, supply of goods. अभी इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में कोई भी इंसान गेम खेल रहा है, ओके, मैच लगा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है आप लोग को। लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स सच में हो रहा है क्या? कस्टम फ्रंटियर से गुड्स आ रहा है क्या? आंसर इज नहीं आ रहा है, इसीलिए सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 नहीं लगेगा, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 लगेगा। गेटिंग द पॉइंट? अब सबको समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन किया यहाँ पर। ओके, दिस इज द अमेंडमेंट फॉर May 24 June 24 एग्जाम्स। 5 2 सेम, 5 3 अगले लेक्चर में डिस्कशन होगा। 5 4 नॉट एप्लीकेबल, 5 5 सेम। क्लियर है? सो हियर वी कंप्लीट विथ दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में आरसीएम का जो भी एंट्रीज रहेगा उसके ऊपर डिस्कशन होगा। थैंक यू सो मच।